अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। मंडे आप सबको बहुत मुबारक हो। रीज़न उसकी ये कि मंडे को हम सब जो है वो अपनी रूटीन्स में वापस आ जाते हैं और वीकेंड का मज़ा भी तभी आता है जब आपकी कोई रूटीन हो। तभी आपको लगता है कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, तभी आपको लगता है कि वो सारे बचे हुए काम जो आप अपने वीक में नहीं कर पाते मसरूफियत की वजह से, वो आप अपने वीकेंड पे कर सकते हैं। अगर मंडे भी आपका वैसा ही हो जैसा आपका संडे है और ट्यूसडे भी आपका वैसे ही हो जैसा आपका सैटरडे है, तो फिर शायद इस चीज़ का जो मज़ा है, जो इस चीज़ में आपको लुत्फ़ आता है, वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़ी होने को अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग समझते हैं और मैं जानती हूँ कि सुबह उठना, सुबह उठकर काम पर जाना, उस सारी रूटीन में वापस आना और 5 दिन के लिए अनथक मेहनत करना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। हर किसी के लिए वैसे तो मुश्किल होता है, बहुत चंद लोग होते हैं जो इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करके करते हैं, लेकिन वैसे हमारे लिए मुश्किल होता है। मंडे को हम देखते हैं कि रश भी ज़रूरत से ज़्यादा होता है बिकॉज़ तमाम तर लोग जो हैं वो लेट हो चुके होते हैं। 5-5, 7-7 मिनट करते हुए भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। फिर हम जब ऑफिसेस पहुंचते हैं तब भी सब लोग जो हैं वो स्लीपी होते हैं बिकॉज़ रात को वो देर से सोते हैं, रूटीन ख़राब हो चुकी होती है। फ्राइडे को भी देर तक जागते हैं और सैटरडे को भी, तो संडे को भी रात को सोते हुए देर हो जाती है इस वजह से। और आजकल तो गर्मियाँ आ गई हैं, जैसे ही लोड शेडिंग शुरू होती है तो तब भी आपसे सोया नहीं जा रहा होता, तो इस वजह से हमारी नींद जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड होती है। लेकिन फिर भी हमें हर चीज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास नौकरियां हैं, हमारे पास ये ब्लेसिंग्स हैं, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है, हमारे पास कोई ऑफिस है, कोई जगह है। ऐसी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पहुँचने के लिए, जिस मकाम पे आप हैं, जिस चीज़ पे आप खड़े हुए हैं, मे बी हो सकता है कोई बच्चा जो है वो कैमरामैन बनना चाह रहा हो। मेरे सामने जो कैमरामैन खड़े हुए हैं उनको शायद इस चीज़ का एहसास ना हो कि हम कितनी अच्छी जगह पे जो है वो मौजूद है। मुझे इस चीज़ का एहसास ना हो, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो यहाँ इस जगह पे आकर खड़े होना चाह रही हूँ। तो हमें इन सारी तमाम तर ब्लेसिंग्स का जो है वो शुक्र अदा करते रहना चाहिए और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो चलें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। कई बज जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जो हैं वो आ चुके हैं किचन में। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी? बिल्कुल ठीक। आपने बहुत अच्छा मैच किया, हो ही गया, बहुत अच्छा मैच किया। बिकॉज रात को जब मैं मैसेज करी थी तो मैंने एक तो ये सोचा कि ग्रीन के बहुत सारे शेड्स होते हैं तो मैंने लाइट ग्रीन कहा, लेकिन फिर मुझे था कि स्पेसिफिकली अब मैं क्या बताऊँ उसको कि कौन सा वाला ग्रीन। लेकिन बड़ा अच्छा मैच हुआ है हमारा। मुझे यही लग रहा था कि यही ग्रीन होगा, लेकिन हाँ हो गया। अच्छा मुझे क्या लग रहा है ज़ैनब, जो आज का टॉपिक है मुझे लग रहा है बड़ा मज़े का, रिलेटेबल है हमारे लिए, हम दोनों के लिए। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हम दोनों वो ख़वातीन हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। द मोस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ वुमेन जो है मुझे लगता है हम हैं। उसकी रीज़न मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो है उनको लगता है कि हम शायद अपने मियाँ से बहुत ज़्यादा पैसों का मुतालबा करते हों, या हम उनसे बहुत ज़्यादा तोहफ़े तोहफ़ का मुतालबा करते हों, या हर चीज़ में हम उन्हें कहते हों कि जी आपने हमारा जो है ये काम करना है, हमने अगर पार्लर जाना है या कपड़े ख़रीदने, जूते ख़रीदने, ज्वेलरी ख़रीदनी, वट एवर इट इज़। ये सब बातें गलत हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं उनको। लेकिन जिस चीज़ में हम एक्सपेंसिव हैं वो ये है कि वो हमें इंसान समझें, हमारा ख्याल रखें, हमें भी वो सारी लिवरेजेस दी जाएं कि हम भी थक सकते हैं, हम भी जो है हमारा ऑफिस में दिन बुरा गुजरा है तो हमारा मूड ख़राब हो सकता है, या हम जो है अगर सही फील नहीं कर रहे हैं तो मे बी हम खाना नहीं बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें करने से हम उन औरतों की लिस्ट से जो सिर्फ कपड़े लेने से या जूते लेने से मुझे लगता है एक्सपेंसिव हो जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक ज़ैनब? अच्छा, मैं यहाँ पे ये इंक्लूड करती हूँ कि वाकई ही हम अपने मुंह से खुद कुछ नहीं मांगते। वो इस तरह से या तो सिचुएशन बन जाती है या तो ज़रूरत होती है कि, लेकिन वो चीज़ें जिनका आप कह रही हैं टाइम या एहसास,
वो हम कहीं हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है, लेकिन हम उसका भी मुतालबा नहीं करते। बिल्कुल हम उसका भी मुतालबा नहीं करते। लेकिन ये है कि बहुत सी जगहों पे अगर देखा जाए तो हस्बैंड्स अपनी जितनी मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे होते हैं वो करते हैं, उनकी तरफ से ये लग रहा होता है कि हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि मुझे ये लगता है कि हमें ना बहुत ज़्यादा हमारी बॉडीज़ पे हमारी इनर हमारा जो रूह है उस पर इतना बर्डन आ गया है कि हमें ये लगता है कि जो हमारे हस्बैंड्स हैं ना जो 100% दे रहे हैं वो 100% है ही नहीं है बिल्कुल नहीं है। लेकिन ज़ैनब जो मैंने जो एक्सपेंसिव कहा है ना वो इस वजह से कहा है कि हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए, बिल्कुल है ना, कभी भी नहीं लोगों चाहिए। को एक्सपेंसिव विमेन जो मैंने शुरू में वर्ड बोला था ना वो सोच के लगेगा कि इनको चीज़ें चाहिए, चीज़ों की वजह से ये एक्सपेंसिव है, बिकॉज चीज़ें ही अक्सर एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन चीज़ें नहीं, हमें उनके एहसासात चाहिए, उनकी फीलिंग्स चाहिए, उनके इमोशंस चाहिए, उस वजह से हम एक्सपेंसिव हैं। और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल गिल्टी नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ें दूसरी हैं ना उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कीमती हैं जो हम मांग रहे हैं। हाँ। और हम मांग तो रहे हैं लेकिन हमने कहना नहीं है कहना भी नहीं है और चाहिए भी। एक चाहिए ब्रेक भी। लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से शुरुआत करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ है। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेंसिव विमेन के हवाले से कि हमें जो है वो पैसे नहीं चाहिए क्योंकि हम वो खुद कमा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसमें भी कमाएं तो फिर भी हमें इतनी चीज़ें नहीं चाहिए, चीज़ें हाँ, नहीं चाहिए मतलब चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको जो शरई जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ें दी हुई हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपके जाने आने पे नज़रें रखते हैं, शक की निगाह से आपको देखते हैं, और फिर उसके बाद जब आपका दिल टूटता है तो कहते हैं आओ मैं तुम्हें एक सूट दिला लाता हूँ। तो सूट हमें नहीं चाहिए, हाँ। हमें वो सारी चीज़ें चाहिए, इमोशंस चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, और इन्हीं चीज़ों की वजह से अब ख़वातीन उन चीज़ों पे सेटल डाउन नहीं करती जिन पे वो पहले के ज़माने में कर लिया करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। अब वो कहती हैं कि ये मुझे इज्जत नहीं दी, मेरे माँ बाप को इज्जत नहीं दी, मुझ पे शक किया, तो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा नहीं करना। ज़ैनब, आप इसको सही समझती हैं और किस हद तक सही समझती हैं, और इसके डिफेंस में आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन करना चाहिए? अच्छा, मैं ये बात बोलूँगी कि ये सिर्फ ये नहीं कि अगर औरत नाराज़ है या मुंह बना रही है तो आप तभी उसको शॉपिंग की या तो ऑफर्स करें या आप फिर उसके साथ उस वक्त बैठें उसको सुनने के लिए। हाँ। ये नौबत ही ना आए, आप तब उसको रेगुलर सुने। आपका दिन का 2 घंटे, चलो आप बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है, 1 घंटा एटलीस्ट दोनों मियाँ बीवी को बच्चों को साइड पे करके टाइम गुजारना चाहिए। उसमें क्या है, मैक्सिमम औरत नहीं बोलना है और मर्द ने सिर्फ सुनना है। अगर आप सिर्फ सुन लेंगे और अपना कोई भी स्टांस नहीं देंगे और आप ये सिर्फ कह देंगे कि हाँ इस पे हम बेहतरी करते हैं या हम फर्दर कुछ काम करेंगे, तो बस उस औरत के लिए उतना ही काफ़ी होगा। वो इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगती। आप लोगों को ये लगता है कि कपड़े ले दिए या तो पार्लर के हमने पैसे दे दिए या जूते नहीं ले दिए तो बस अब हमारी लाइफ सेटल हो गई, ये हमारी जिम्मेदारी कंप्लीट हो गई है, अब हमने इनको टाइम और नहीं देना। तो औरत को सिर्फ टाइम चाहिए होता है। वेरी ट्रू, टाइम। लेकिन ज़ैनब, कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे वहाँ मौजूद होते हैं। फॉर सपोज टाइम से मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो वहाँ मौजूद होते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे लोग करते हैं, मौजूद तो वो हैं, फिर भी वो आपके एहसास नहीं कर रहे आपका कि आप जो है वो पूरा दिन काम कर रहे हैं किचन में, उनके पेरेंट्स की खिदमत कर रहे हैं, या उनके मुझे लगता है वो ऑटो ट्यून हो गए ना। हाँ, वो कि बस ये लाइफ है, चल रही है, मतलब ना बेहतरी उनकी तरफ से आ रही है और ना औरत की तरफ से बेहतरी आ रही है। औरत की तरफ से बेहतरी इस तरह से आ सकती है कि वो डिस्कस करे कि हमें टाइम चाहिए, औरत ही को टाइम चाहिए ना। हाँ। मर्द को तो वो उसको ये लग रहा था कि सब सेटल है, सब ओके है, पैसे मैं दे रहा हूँ, बिजली खर्चा सब कुछ हो रहा है तो सब ओके है। ये औरत को चाहिए कि औरत को कितनी नीड है उसकी, वो उसके साथ बैठे और उसको फोर्स करे।
क्योंकि मुझे यही लगता है क्योंकि जो एहसास है वो औरत में बहुत ज़्यादा है मर्द की निस्बत, तो औरत ही एहसास करवा सकती है मर्द को। बिल्कुल ठीक कह रही है। एक और चीज़ जो पॉइंट जो है वो पीसीआर से आया है, अच्छा। मैं भी उसका जवाब दूंगी, आपने भी उसका जवाब देना है। कहा यह गया है कि जब औरत को टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, तो औरत कहती है अब मुझे स्पेस चाहिए, मुझे टाइम नहीं चाहिए। टाइम से मुराद एक तो क्वालिटी टाइम है, उसके सर पे सवार होना नहीं है, क्वालिटी टाइम है जिसमें आप दोनों जो हैं वो हंसें, बोलें, बातें करें। ये नहीं कि आप वहाँ मौजूद हैं लेकिन उनको आप जो आप है 4-4 घंटे के लेक्चर्स दे रहे हैं, टॉक्सिक, हाँ टॉक्सिक बातें हो रही हैं, या फिर आप मौजूद हैं और आप फ़ोन के साथ, मोबाइल के साथ, वो टाइम नहीं होता। और दूसरी बात ये कि हर चीज़ की एक हद होती है, हद से ज़्यादा जो भी चीज़ तजावुज़ कर जाए वो बुरी ही लगती है, चाहे वो टाइम हो चाहे वो स्पेस हो। अगर स्पेस ही देते रहेंगे तो वो बुरी लगेगी, अगर वक्त ही देते रहेंगे तो वो बुरा लगेगा। ज़ैनब ऐड ऑन करें। ऐड ऑन में यही करूँगी कि हर चीज़ जिस तरह से आपने बोला है कि हर चीज़ में ना बराबरी जो है वो चाहिए होती है। अगर तो औरत ये कह रही है कि स्पेस चाहिए तो ठीक है, स्पेस आप दें। वो स्पेस क्या वो 4 घंटे तो के अलावा वो क्या 4 दिन तो नहीं वो कर सकती ना, वो एक ही दिन की स्पेस मांगेगी आपसे, अगले दिन वो आप ही के पास आएगी और आप ही की ज़रूरत उसको होगी, ना कि किसी और की ज़रूरत होगी। लेकिन आप ये कहेंगे कि जी मैं तो अब इसके साथ हर वक्त हूँ और अब इसको स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस इसलिए ये भी तो सोचें कि उसे स्पेस क्यों चाहिए। क्या आप तो इतना ज़्यादा उसका सर नहीं खाने लगे कि वो अब स्पेस मांगने लगी। ज़ैनब क्या बना रही हैं आज हम कश्मीरी चिकन बना रहे हैं। कश्मीरी चिकन बना रहे हैं। इसके अंदर मिर्च मसाले कश्मीरी होंगे? उसमें कश्मीरी जैसे लाल मिर्च हम यूज़ करेंगे। अच्छा। दूसरा ये कि कश्मीरी खानों में सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे सौंठ ड्राई जो अदरक होती है, तो उसका सौंफ का पाउडर बना के हम लास्ट में डालेंगे, उसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है, हम खा के बताएंगे भाई कि ये इसका फ्लेवर जो है वो डिफरेंट किस तरह से है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज हमने जिनको दावत दी है उनकी हमने पिछले वीक भी आपसे मुलाकात कराई थी, लेकिन आज जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक जो है वो PCOS है, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके हवाले से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो मौजूद हैं, और उनको ये लगता है कि ये बीमारी जिसको एक दफ़ा हो गई वो फिर ख़त्म नहीं हो पाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। ये बीमारी कंट्रोलेबल भी है, रिवर्सिबल भी है, ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी हो जाती है, और इसकी मौजूदगी में भी आप कंसीव कर सकते हैं इसको कंट्रोल करके। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब ये बीमारी आपको एक दफ़ा हो जाएगी तो आपको हेयर फॉल होगा, दीगर बॉडी पार्ट्स पे एक्सेसिव हेयर होंगे आपके, और आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। इसकी वजह से आपको कंसीव करने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना होगा। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से, इन तमाम तर मिथ्स के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी लाइबा दुरानी। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। हलीमा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। थैंक यू सो मच लाइबा फॉर कमिंग। हमने जो है ये टॉपिक ऐसा था कि जिसकी वजह से आपको जो है वो दोबारा जल्दी से बुलाना पड़ गया, लेकिन टॉपिक की तरफ हम जाएंगे। पहले आप क्या समझती हैं एक्सपेंसिव विमेन के हवाले से कि जिन ख़वातीन को पैसे की उस तरह से नीड नहीं है, या वो अपनी जो कमियां हैं ज़िंदगी की उसको चीज़ों से नहीं भरना चाहती, उनको आपके एहसास की और इमोशनल आपके जो है वो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और उनको भी आप इंसान बने, उनको भी इक्वालिटी दें कि हाँ मैं अगर थका हुआ हूँ तो ये भी थकी हुई हो सकती हैं, मैं अगर आज काम नहीं कर रहा तो ये भी आज काम ना करें। इन सब चीज़ों की उन ख़वातीन को ज़रूरत है। इसके हवाले से क्या सोचती हैं? अच्छा, इसके बारे में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब मोर देन 60% वुमेन इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना खुद कमा लेती हैं, वो सारा कुछ अपना खुद मैनेज कर लेती हैं, लेकिन अगेन उन्हें रिस्पेक्ट और टाइम की ज़रूरत होती है, जिससे आपने और ज़ैनब ने डिस्कस किया। क्योंकि ऑब्वियसली टाइम ज़रूरी है, कभी आप इमोशनल होते हैं, कभी आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो अगर आपने सारा कुछ खुद ही करना है तो फिर तो मेरे ख्याल से अगले बंदे की क्या ही ज़रूरत रह जाएगी। तो ये चाहिए, मर्दों को चाहिए कि जिस तरह अगर वो समझते हैं वो जॉब से आ रहे हैं, वो थक गए हैं, या उनसे कोई चीज़ मैनेज नहीं हो रही, वो परेशान हैं, तो इसी तरह फीमेल्स भी परेशान होती हैं। जब मेल्स जो हैं फीमेल से अपनी परेशानियां डिस्कस करते हैं और फीमेल्स उन्हें जज नहीं करती, तो सेम गोज़ विद द फीमेल्स कि जब वो फीमेल डिस्कस करें मेल से, तो उन्हें भी चाहिए कि मेल्स को चाहिए वो डिस्कस जब कर रही है फीमेल तो उसको जज ना करें। लेकिन ज़्यादातर लाइबा ऐसा होता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि ख़वातीन की जो परेशानियाँ होती हैं वो डोमेस्टिक रिलेटेड
एक्साइटेड होती Exactly. है कि आज मुझे सुबह ये कह दिया फलाने, बिल्कुल। आज मेरे साथ ये हो गया, और उसके अंदर लड़के के ही ज़्यादातर घर वाले जो है involved वो होते हैं। इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैं घर आता हूँ तुम शिकायतों का एक अंबार जो है वो शुरू कर सामने देते हैं, exactly। रख के खड़ी हो जाती हो और मुझे बताना शुरू कर देती है ऑलरेडी मैं इतना स्ट्रेस्ड हूँ, मैं इतना काम करके आया हूँ, और वो फिर एक जंग की सूरत वो कन्वर्सेशन जो है वो इख्तियार कर लेती है। इसमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए एक औरत को भी कि भाई आपका मियाँ भी घर आया है, आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, मे बी किसी तरीके से उनको बता दें कोई चीज़, और मर्द को भी किस तरह से जो है वो फिर आगे से रिस्पॉन्स करना अच्छा, चाहिए। सबसे पहले फीमेल को चाहिए कि जो घर में हो गया अब तो वो हो गया ना, वो रिवर्स तो नहीं हो सकता। तो जब अगर आपका हस्बैंड घर आ रहा है तो आप पहले खाना पूछ लें, उनका दिन कैसा गुजरा ये पूछ लें, और उसके बाद फिर जो है आप आहिस्ता से एक्सप्लेन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ना ही शुरू कर दें। और अगर मेल को चाहिए कि अगर वो बता रहे हैं तो मेल को चाहिए कि अपने घर वालों में और अपनी जो वाइफ है उसके अंदर इक्वलिटी लाएं, कि हो सकता है कि घर वालों की गलती हो सकता है आपकी वाइफ की गलती हो, तो दोनों में इक्वलिटी लाएं और बाइस दोनों नहीं को होना समझाएं। चाहिए, बाइस बाइस नहीं होना होके चाहिए नहीं कि मेरे सोचना घर वाले तो हमेशा सही हैं, आपकी गलती है। क्योंकि जब एक फीमेल एक डिफरेंट घर से जा रही है तो उसको एडजस्ट होने में ऑब्वियसली टाइम लगता है, तो उसे थोड़ी स्पेस देनी चाहिए कि वो आराम से एडजस्ट हो सके। वेरी ट्रू। अच्छा लाइबा, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। PCOS को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी मिथ्स हैं exactly। जिन्हें ब्रेकआउट करने की ज़रूरत है हमें, और उन्हें पॉप अप करने की ज़रूरत है कि ये सही नहीं है। मुझे बताएं PCOS क्या एक कंट्रोलेबल या रिवर्सिबल डिजीज़ नहीं है? एक बार हो जाए तो हमेशा आपके साथ रहती है? अच्छा नहीं, PCOS बिल्कुल रिवर्सिबल है। ये लोगों की मिसकंसेप्शन है कि अगर एक दफ़ा PCOS हो जाए तो आप कंसीव नहीं कर पाते या फिर वो रिवर्स नहीं हो सकती। PCOS बिल्कुल रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है बिल्कुल। इसके हवाले से हम और डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग PCOS के हवाले से बात कर रहे हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसे कहा जाता है, और आप लोगों को भी इसके हवाले से कोई नॉलेज चाहिए हो, कोई सिम्टम आपका हो और आप कॉल करके कंफर्म करना चाह रहे हो तो आप लोग कर सकते हैं। लाइबा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा लाइबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसकी ये हमें पता है कि ये ओवरीज जो है वहाँ पे सिस्ट बन जाती हैं, छोटी छोटी पानी की थैलियाँ अगर उर्दू में कहा जाए तो वो बन जाती हैं। लेकिन ये होती क्यों है? ये वजह क्या है इसकी? क्या ये कोई मेटाबॉलिकल इशू है, या ये कोई डाइजेस्टिव इशू है, या ये कोई जो है वो जिस तरह किसी मदर को था आगे जो है वो जेनेटिक इशू है? वजह क्या है इसके होने की? अच्छा, इसका जो PCOS का मेन इशू है ना वो हमारा लाइफस्टाइल है। अच्छा, ये हमारी लाइफस्टाइल, जब क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी जिस तरह कहा था कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम हर वक्त रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, फास्ट फूड के ऊपर हमारी प्रैक्टिस होती है, हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस आता है तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। मेन इसका सिम्टम्स, बाकी सिम्टम्स डिफर करते हैं हर एक बंदे में, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका मेन सिम्टम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एक हार्मोन एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, आपकी जो नेक पे कुछ एरिया डार्क होने लग जाते हैं, आपको एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, ये उसकी वजह से होता है फिर। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि पहले हमें नहीं था, एकदम से जो है वो हमें शुरू हो गया है। तो क्या ये बहुत अरसे से आपके अंदर ये डेवलपमेंट आ रही होती है, या ये वाकई ऐसा होता है कि एकदम से ये मसला जो है वो आपको शुरू हो? अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा होता है, लेकिन ये कि फीमेल्स उस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होने लग जाता है, लेकिन फीमेल्स उसको नॉर्मल लेती हैं। और फिर जब आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स डेवलप होते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ जब एकदम से बहुत थोड़ी थोड़ी होती है तो हम कहते हैं हो सकता है वैसे ही हो रही हो। जब एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं। लाइबा, आपने बार बार जो है वो सिम्टम्स की बात की है, इसके मेजर 3-4 सिम्टम्स ऐसे क्या हैं? जैसे आपने कहा कि जी साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन उसको हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। exactly। लेकिन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बाद हमारे पास एक रेड फ्लैग आ जाता है कि नहीं अब ये सिम्टम भी मुझे हो गया है, अब मुझे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए अपने आप को चेक करने? ठीक है, सबसे पहले फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, उसके बाद आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, उसके बाद अगर मैं कहूँ तो आपको ओबेसिटी डेवलप होने लग जाती है, आपका वज़न एकदम से बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। कई बार ये भी होता है कि आपको जो राइट एंड लेफ़्ट साइड होती है, आपके एब्डोमेन की
वहाँ पेन भी स्टार्ट होता है, कुछ लोगों को बहुत शदीद पेन होता है। उसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, हर वक्त आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, आपका साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अगेन एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे और आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं, आप बिंज ईटिंग करते हैं। ये मतलब symptoms हैं। डिफरेंट चीज़ें आपके खाने का Exactly. मुख्तलिफ औकात में दिल मुख्तलिफ, करता रहता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती है उससे रिवर्सल किस तरह है? कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने दवाइयाँ इस्तेमाल की, उससे रिवर्सल हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने डाइट और एक्सरसाइज इतनी की, जो भी चीज़ें हमें डॉक्टर ने बताई नहीं, कि उससे ज़्यादा हमारा रिवर्सल हुआ एज़ कम्पेयर टू दवाइयाँ। तो बिल्कुल। कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है? अच्छा, डॉक्टर्स आपको इंसुलिन सेंसिटाइजिंग मेडिसिन लगाते हैं डिफरेंट, जिससे आपका इंसुलिन लेवल जो है इम्प्रूव होते जाते ठीक हैं। है। लेकिन ये है कि हम डाइट और एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। आप प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे फोकस नहीं करते, प्रोटीन्स और फैट्स पे भी फोकस करते हैं, जो कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। और अगेन जब आप फिजिकली एक्टिव होंगे, मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि जिनको PCOS है वो जिम ही जाएं, क्योंकि आज की लाइफ इतनी टफ है कि हर एक के पास जिम जाने का टाइम नहीं होता। आप किसी तरह की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप घर में एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उसके अलावा वॉक कर सकते हैं, आप कुछ भी कर लें, लेकिन फिजिकली एक्टिव होना रोज़ 25 से 30 मिनट बहुत ज़रूरी है। मुझे बताएं कि जो डाइट के हवाले से आप बात करी हैं, क्या 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए ताकि PCOS से जो है वो हम दूर हो सकें और जो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो कमियां हो जाती हैं उनको भी बैलेंस किया जा सके? अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हाई फाइबर आपने फूड्स लेने होते हैं, क्योंकि है। ऑब्वियसली हाई फाइबर जो फूड्स होते हैं वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद नट्स एंड सीड्स लेने, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती है। और आपने प्रोटीन का अच्छा सोर्स ऐड करना होता है। अगेन जो मैंने बताया, प्रोटीन्स और फैट्स जो होते हैं आपको लॉन्ग टर्म स्टैटिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि PCOS के पेशेंट को जैसे मैंने बताया वो बिंज ईटिंग करते हैं, हर थोड़ी देर बाद कुछ खाते हैं। तो जब हेल्दी प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स के सोर्सेज ऐड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, तो आप हर थोड़ी देर बाद नहीं खाते कुछ। अगर हर थोड़ी देर बाद खाने का दिल करे तो हमें किसी बेहतर स्नैक की तरफ जाया जा सकता है, उससे बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा ना हो कि हम कोई वर्स्ट ही स्नैक खा रहे हो जिसकी वजह से भी और ज़्यादा चीज़ें एग्रीवेट कर रही हो। बिल्कुल। अच्छा, इसका यही होता है कि आपने प्रॉपर टाइम पे अपने मील्स लेना है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आप अपने जो पूरे मील्स हैं उसको 6 पे डिवाइड करें। हर 2-3 घंटे बाद अगर आप एक फुलफिलिंग मील लेंगे तो फिर आपको ऑब्वियसली भूख नहीं लगेगी। उस तरह से आपको एहसास ही नहीं होगा बिल्कुल। कि आपने कुछ खाना है। बहुत सारे लोग तो वैसे 6 मील्स दे भी नहीं पाते, वो कहते हैं कि जी हमने बीच में से एक स्किप कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता, तो किस तरह से हम जो है करें। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन से कोई ऐसे टेस्ट है जिसको कराने से आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको PCOS है या नहीं? फिजिकल एग्जामिनेशन से ही आपको डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करता है? अच्छा नहीं, सबसे पहले ये है कि क्लिनिकल सिम्टम्स हम देखते हैं। सर मैंने डिफरेंट सिम्टम्स बताए, वो जब आपको अपीयर होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर उसके अंदर डिफरेंट हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर LH होता है, TSH होता है, टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट होता है, FSH होता है, और उसके बाद जो होता है अल्ट्रासाउंड भी होते हैं, ब्लड टेस्ट भी होते हैं, और ग्लूकोज का मोस्टली हम टेस्ट कराते हैं, जिसमें आपका HbA1c आता है, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज, ये टेस्ट आते हैं। तो फिर उसके बाद प्रॉपर हमारे पास क्लिनिकल डायग्नोसिस आ जाता है। बहुत सारे लोग लाइबा जिनको मैंने देखा है वो इस फेज़ में नहीं होते कि वो एक्सेप्ट कर सकें कि हमें ये बीमारी है। बिल्कुल। वो कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दिस इज़ वेरी नहीं नॉर्मल, हर किसी के साथ हो जाता है। साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है, साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से हेयर लॉस भी होता है, या बॉडी पे भी बाल आने लग जाते हैं। और जो और एक चीज़ लोगों को होती है, एक्नी होने लग जाती है, वो भी कहते हैं जी मतलब कोई ना कोई उसके लिए वजह वो ढूंढ रहे होते हैं, वो कहते हैं नॉर्मल है। हाँ, मतलब वो इस फेज में नहीं होते कि वो एक्सेप्ट कर सके कि हमें ये बीमारी है। कोई ऐसा टेस्ट जो घर बैठे, जैसे ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, ब्लड CP कराते हैं, या इंसुलिन रेजिस्टेंस का हम टेस्ट कराते हैं, क्या इन टेस्ट से डायग्नोज हो सकता है? अगर हम कहें कि यार ये कोई बात नहीं है, तो वैसे तुम्हारे हार्मोन लेवल्स और बाकी सारी चीज़ें चेक करने के लिए ये टेस्ट जो है किया जा रहा है, इसके बाद शायद पता लग जाए कि तुम्हें कोई और टेस्ट कराने की जरूरत है या नहीं, तो घर पे बैठे हुए ब्लड CP या इस तरह के टेस्ट से पता लग सकता है? एक सिंगल टेस्ट उसका डायग्नोसिस नहीं कर सकता। ठीक है, सिम्टम्स होंगे, उसके बाद जो मैंने डिफरेंट टेस्ट बताए वही आपको बताएंगे कि आपको फर्दर उन्हीं के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि हमें डाइट क्या रखनी है उन लोगों की जिनको PCOS है, और एक बेबी होने के बाद बहुत सारे लोगों को PCOS हो जाता है, उसकी क्या रीज़न है। कई मिनट रहेगा हमारे साथ में।
वेलकम बैक टू द शो। हम पीसीओएस के हवाले से बात कर रहे हैं और पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने इसे छुपाना है, लोगों को नहीं बताना कि हमें पीसीओएस है या हमें सिम्टम्स हैं या हमें डायग्नोज्ड है, बिकॉज उनको ये लगता है कि इससे इनफर्टिलिटी आती है, आप जो है वो कंसीव नहीं कर पाते, इसलिए लोग जो है वो हमें शायद अगर हमारी शादी नहीं हुई हुई तो शादी ना होने का ख़तरा होगा, या फिर अगर शादी हुई हुई है तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब इसको दोबारा जो है वो बच्चा नहीं होगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी ख़वातीन ये बीमारी छुपा लेती हैं। क्या ऐसा है, इनफर्टिलिटी आपके अंदर आती है और आप कंसीव नहीं कर पाते पीसीओएस की मौजूदगी में, या नहीं ऐसा नहीं है, ये भी बाकी बीमारियों की तरह है, जब आपको सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे तो आप कंसीव कर लेंगे? अच्छा, जब तक आपको पीसीओएस होते हैं फॉर द टाइमिंग इनफर्टिलिटी का फेज़ आता है, लेकिन जैसे ही आपके सिम्टम्स रिवर्स होते हैं तो दोबारा आप अपनी फर्टिलिटी रीच कर लेते हैं। उससे कोई नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी तक इनफर्टाइल रहेंगे और आपका कंसीव नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसी वजह से लोग नहीं बताते किसी को कि हमें पीसीओएस है और वो उसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, फिर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि मैंने ऐसा खुद भी एक केस देखा है। शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनका नाम भी लाइबा ही है, और उनकी शादी हुई, शी वाज वेरी थिन, उनकी शादी हुई, एक बच्चा हुआ और बच्चा होने के बाद उनको पीसीओएस हो गया और उनका वेट इतना गेन हो गया कि वो पहचानी भी नहीं जाती थी कि ये वही लाइबा है जो ये पहले थी, बिकॉज वो बहुत स्किनी थी। बहुत डॉक्टर्स के पास गई, या तो डायग्नोज नहीं हो रहा था, या जिन्होंने डायग्नोज किया वो सही तरह से उनको बता नहीं रहे थे, मेडिकेशन नहीं दे रहे थे, कुछ ना कुछ मसले मसाइल थे। वो खुद ही इस चीज़ के ऊपर पहुंची कि मैंने अपनी डाइट के थ्रू इसे कंट्रोल करना। ये क्या रीज़न है? डॉक्टर्स जो हैं वो सही क्यों नहीं बता पाते, या वो आपको परेशान नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन उनकी मेडिकेशन से आप ठीक क्यों नहीं हो रहे होते? अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि इतने मिक्स सिम्टम्स होते हैं ना डिफरेंट डिजीज़ के, तो डॉक्टर से भी डायग्नोसिस नहीं हो पाता। और मैं कभी भी नहीं कहती कि आपको मेडिकेशन छोड़ के सिर्फ डाइट पे होना चाहिए, आपको एक कंबाइन लेके चलना चाहिए कि जो डॉक्टर मेडिकेशन दे रहे हैं वो भी लें और साथ आप अपने लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करें। अगर आप लोग मेडिकेशन सिर्फ ले रहे हैं, डाइट को इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली डिजीज़ वहीं रहेगी। और अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप मेडिसिन नहीं ले रहे, तो फिर भी आपका मसला वहीं रहेगा। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ जाना चाहिए कि आपको सब चीज़ों को इकट्ठे लेके चलना चाहिए। नहीं, लेकिन लाइबा का ये कहना था कि मैंने वो जो सारी चीज़ें कह रहे थे मैं वो कर रही थी और सब कुछ मतलब डाइट को भी चेंज कर लिया था, लेकिन फिर भी वो गोल अचीव नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद मैंने खुद ही जिस तरह से एआई की मदद से या इस तरह से करके अपनी चीज़ों को चेंज किया, अपनी डाइट को चेंज किया, और उसके बाद मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। तो इसकी क्या रीज़न हो सकता है? अच्छा, इसकी ये रीज़न है कि देखें, अगर डॉक्टर से उन्होंने डाइट प्लान दिया तो डॉक्टर तो मेडिकेशन में जो है वो सुपरवाइज है, सारा कुछ उन्होंने उसमें पड़ा हुआ है, तो वो आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान नहीं दे सकते। जिस तरह मैं मेडिकेशन नहीं दे सकती और डॉक्टर जो है कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते, तो उन्हें चाहिए कि वो एक डाइटिशियन को अप्रोच करें जो उनकी हाइट के लिहाज से, वेट के लिहाज से, डेली फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से जो भी सिम्टम्स है उसके हिसाब से कस्टमाइज प्लान दें। बिकॉज आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी कि पीसीओएस के डिफरेंट डाइट प्लान चल रहे होते हैं, लेकिन सबके लिए जनरल डाइट प्लान नहीं होता, हर एक का कस्टमाइज होता है। आपका डिफरेंट प्लान होगा, मेरा डिफरेंट होगा, तो वो आपको कस्टमाइज प्लान की तरफ जाना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि आप किसी ऐसी एज में जाके आपको पीसीओएस हो जाते हैं कि आपको एक टेंशन भी होना शुरू हो जाती है कि मुझे इसे जल्दी रिवर्स करना है, वरना ऐसा ना हो कि मैं 40 तक पहुंच जाऊं और फिर उसके बाद बच्चा होना और मुश्किल हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं उनको 33-34 में जो है वो पीसीओएस डायग्नोज हो जाता है, और इसका एक इलाज जो है वो प्रोलॉन्ग्ड है, आपने वेट लूज करना है, आपने सब कुछ करना है, प्रोलॉन्ग इलाज है। तो उनको ये खतरा हो जाता है कि ऐसा ना हो कि जब तक ये इलाज हमारा हो और हम वापस आए, इस बीमारी को हम जो है वो शिकस्त दें, तब तक हमारी वो एज आ जाए कि हम कंसीव ना कर पाएँ। तो इसके लिए क्या हल है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा पीसीओएस से रिलेटेड कि बहुत कोई ऐसी बीमारी है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, या अगर हमने इसको रिवर्स करना है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। विद इन अ ईयर भी मैंने अपने पेशेंट्स को पीसीओएस रिवर्स कराया है। तो कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग की या बहुत स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये होता है कि आपको फोकस रहना पड़ता है अपने गोल के साथ कि आपने अपना गोल अचीव करना है, तो आप कर लेते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है पीसीओएस, कोई इतना हेक्टिक नहीं है जितना हमने या सोशल मीडिया ने या डॉक्टर ने इसको बना दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये इसकी जो होने की रीज़न वो ये हो सकती है कि कुछ लोग जो है वो टेबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे
हज या उम्रे पे चले गए, ठीक है, और आपने अपने साइकिल को ब्रेक करने के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया है ताकि वहाँ पे जो है आप अपने सारे रिचुअल्स कर सकें, तो वो भी इसकी रीजंस बन सकती है कि ये उसकी वजह से वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाए आपका। अच्छा, वो तो ये है कि बहुत सारे लोग लेते हैं और डॉक्टर भी कभी भी आपको तब मेडिकेशन नहीं रिकमेंड करते बार बार कि आप ले लें, वो तब जब आपने कभी उम्रे पे जाना है, ये कोई ऐसी फैमिली में शादी है तो तब आपको ऐसे लेना पड़ जाए। तो अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग लेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको पीसीओएस का इशू आएगा, लेकिन अगर 1-2 दफ़ा लेते हैं तो कोई इशू नहीं होता उससे। ठीक है, बिकॉज वो कॉन्टिन्यूसली आपने 21 दिन के लिए या 22 दिन के लिए लेनी है, तो वो फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये रीजन बनी है हमारे असल में कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल आपको इतनी लंबी कोई मेडिकेशन रिकमेंड नहीं करता। हमारा ये है कि हम एक दफ़ा डॉक्टर से लिखवा के आ जाते हैं, बस उसके बाद हम वो स्लिप संभाल के रखते हैं और फिर लाइफ टाइम खाते रहते हैं। हाँ, ये वैसे वाकई हमारा मसला है, हम उसी को दोबारा जाके दिखाते रहते हैं, कहते हैं और फिर नाम डॉक्टर पे आ जाता है कि डॉक्टर ने लिख के दी थी तो ये मसला हो रहा है, तो वो हमारे खुद दिमाग में मसला होता है कि हम बार-बार कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके लिए कोई सप्लीमेंटेशन आपको लेनी चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी कमी होने लग जाती है जब आपको पीसीओएस होते हैं या वो इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, तो कोई सप्लीमेंटेशन आप रिकमेंड करती हैं जिन खवातीन को सबसे पहले तो हम डाइट के थ्रू कोशिश करते हैं कि जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं हम उसको ट्रीट कर लें। अगर कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर फिर भी नहीं होता तो 2-3 सप्लीमेंट्स होते हैं जिसके अंदर इनोसिटॉल होता है जो कि आपके सारे सिम्टम्स को जो है रिवर्स करता है और आपकी जो सारी चीज़ें होती हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। दूसरा, बहुत लोग विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंट होती हैं, जैसे लास्ट शो में भी हमारी बात हुई थी कि फीमेल्स के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है, तो फिर हम विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं अगर डाइट के थ्रू रिवर्स। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब की तरफ भी जाएंगे, उनका भी कुछ इनपुट है इस टॉपिक के हवाले से, उनसे भी बात करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। मैंने ब्रेक पे डांस से पहले जैसा आप लोगों को बताया था कि इस टॉपिक के हवाले से ज़ैनब भी कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, तो हम ज़ैनब की तरफ चलते हैं। ज़ैनब जी, कसम है तुम्हें, तुमने मेरी तारीफ करनी है इसमें। आप ना कहती तो मैंने सबसे पहले 2 लोगों की यहाँ पे तारीफ करने पे मैंने कहा था कि मैं करूँगी। सबसे पहले तो यमुना चट्ठा एक डाइटिशियन है जिनकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा लाइफ जो है ना ट्रांसफॉर्म हुई थी, और दूसरी हलीमा, आप इन्हें भी डाइटिशियन कह सकते हैं क्योंकि जो नॉलेज हलीमा को है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो अच्छी चीज़ है और जो मेरी समझ में आ रहा है, बहुत आसान चीज़ है, उसको मैं फॉलो करूँ। और माशाल्लाह किस तरह से ये कंटिन्यू रखती हैं अपनी। और आप पता है, आप यमुना चट्ठा जो हैं उन्हीं की लाइफस्टाइल जो वो बताती हैं, आप उन्हीं को फॉलो करती हैं। जिस तरह से वो नहीं वो किसी चीज़ से रोकती नहीं है, लेकिन वो कहती हैं कि हर चीज़ खानी चाहिए, ये हर चीज़ का टेस्ट करना चाहिए। जो जहाँ पे जितने डॉक्टर्स ये कहते हैं ना कि जी ये बंद कर दें, चीनी बंद कर दें, अब मैंने ये फील किया कि अगर डॉक्टर ये कह देगा ना चीनी बंद कर दें या फ्रीजी ड्रिंक्स, तो आपकी सबसे ज़्यादा क्रेविंग इन 2 चीज़ों की होने लग जाएगी। हाँ, क्योंकि आपके सामने जब वो चीज़ आएगी तो आपका दिल करेगा कि यार क्या है, थोड़ा सा अगर आपको डॉक्टर्स ये कह दें कि आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा, तो आपकी बॉडी बहुत ईजी गोइंग हो जाएगी। तो मैंने बहुत अपना वेट लॉस किया था, एक तो आपकी लाइफस्टाइल को देख के कि आपका खाना पीना कैसा है, और एक यमुना चट्ठा की लाइफस्टाइल को देख के कि बहुत इजी था। दूसरा ये कि मेरा आपसे भी लाइबा क्वेश्चन है, जो मैंने ये बात बोली थी कि क्या चिकन खाने से पीसीओएस होते हैं या ऐसी बातें बनी हुई है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंडे ज़्यादा खाने से भी, क्योंकि हमें तो प्रोटीन खानी है ना, औरतों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक लेना चाहिए, तो क्या उससे पीसीओएस का कोई ताल्लुक है या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, पीसीओएस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप अगर ब्रॉयलर चिकन लेंगे तो आपको पीसीओएस डेवलप हो जाएगा, या अगर आपको पीसीओएस है तो वो वर्स हो जाएंगे उसके सिम्टम्स, क्योंकि चिकन को कोई स्टीरॉइड हार्मोन नहीं लगते, और अगर चिकन की कोई हार्मोन्स हैं तो वो ह्यूमन के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आता। तो आप सेफली चिकन ले सकते हैं। अगेन, सिर्फ एक चिकन आपका पीसीओएस को वर्स नहीं करता, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल करता है। हम सिर्फ पकड़ एक चिकन को लेते हैं और बाकी अपने लाइफस्टाइल को छोड़ देते हैं, और हम कहते हैं कि चिकन छोड़ दो। अगर हम चिकन छोड़ दें तो बहुत सारे
लोग हैं जो गोश्त को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चिकन को वो अफोर्ड कर सकते हैं और उनका वो भी प्रोटीन सोर्स जो होता है निकल जाता है, तो फिर उनकी प्रोटीन कैसे पूरी होगी? ऑब्वियसली फिर उनको मसल वेस्टिंग आएगी। अच्छा, लेकिन लाइबा अंडों का ज़ैनब ने बड़ा अच्छा पूछा कि लोग कहते हैं जी अंडे खाने से भी हो जाता है, ये जो बॉयलर मुर्गी वाले अंडे होते हैं ये भी आपको नहीं कंज्यूम करने चाहिए ज़्यादा? अगर मैं कहती हूँ अगर आपके पास देसी अंडे अवेलेबल हैं तो आप कंज्यूम करें। एक ऐसा बंदा उसके पास नहीं अवेलेबल या वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो अंडे खाना छोड़ देगा। चिकन से या अंडों से पीछे उसका कोई लिंक नहीं। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, जिस तरह से बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि एक दिन में कितना प्रोटीन इंटेक औरत को ज़रूरत है, मुझे औरत और मर्द दोनों का बताएं कि कितना प्रोटीन इंटेक हमें एक दिन में लेना चाहिए? अच्छा, जो नॉर्मल रिकमेंडेशन होती है, जो नॉर्मल जिनकी कोई ऐसी हार्ड फिजिकल एक्टिविटी नहीं है या कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, तो उनका आता है 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 50 केजी बॉडी वेट है तो 50 ग्राम्स प्रोटीन होगी। अगर मेल हैं उनका 75 है तो 75 ग्राम्स। नहीं, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा 75 ग्राम्स कितना है ज़ैनब? आप इस तरह बता सकते हैं कि जी एक जो है वो एक थाई पीस या एक लेग पीस, इस तरह से हम शायद बेहतर समझ सकें। वो मैं उसका बताती हूँ। जिस तरह आपका प्रोटीन डिफरेंट सोर्सेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगर आप 1 ग्लास ऑफ मिल्क लेते हैं तो उसके अंदर 7 to 8 ग्राम्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। सेम गोज अगर आप 2/3 कप योगर्ट लेते हैं उसके अंदर भी 7 to 8 ग्राम्स प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अगर आप 1 आउंस चिकन लेते हैं तो उसके अंदर आपकी तकरीबन 7 ग्राम्स प्रोटीन प्रेजेंट होती है। आपके एक अंडे के अंदर भी 7 ग्राम्स प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली हमें ये सारी चीजें एक एक दिन में जरूर लेनी चाहिए। एक ग्लास बिल्कुल दूध सारा कुछ लेना है ना, और इस तरह के एक अंडा, ये सारी चीजें एक एक हमें एक दिन में लेनी। हम सिर्फ पाकिस्तान में मिसकंसेप्शन क्या है, हम सिर्फ एक अंडा लेते हैं और हम कहते हैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होगी। वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया ना कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस करते हैं। इसी वजह तो पाकिस्तान में डायबिटीज़, पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है। हम सिर्फ एक चीज़ ले लेते हैं और हम कहते हैं आज की तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। जिससे आपने बड़ा कॉमन इंटरनेट पर सुना होगा, अगर आप 2 अंडे लेते हैं तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। कैसे पूरी हुई? एक अंडे में 7 ग्राम्स है तो 2 में 14 हो गई। तो अगर किसी की 75 ग्राम्स प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगी? इसीलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच। अच्छा, नहीं, हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़ैनब का एक और सवाल है, उसकी तरफ हम जाएंगे। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो। लाइबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम पीसीओएस के हवाले से बात कर रहे हैं और ज़ैनब जो है वो उन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल मेरे ख्याल से पूछना था। ज़ैनब आप पूछ लें, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू। हाँ जी, मैं पूछती हूँ ये कि इस तरह से है कि जब वेट लॉस की तरफ हम जा रहे होते हैं, जब हम डाइट ले रहे होते हैं, तो बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है। उन्हें ये समझ नहीं आती कि या वो ये समझने लग जाते हैं कि डाइट में इशू है, हम डाइट सही नहीं ले रहे, ये ख़राब है, और फिर उसके थ्रू वो ये समझते हैं कि जो डाइटिशियन है ना वो हमें समझ नहीं पा रही और हमें सही डाइट नहीं दे रही। तो उसका क्या हल है? उस प्रॉब्लम को हल करने का हम क्या तरीका हो सकता है? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लोगों को डाइट के दौरान कॉन्स्टिपेशन का, मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू डेवलप हो जाता है। उसके अंदर ये होता है कि हमें हाई फाइबर फूड्स लेने हैं। जिससे अगर मैं बताऊं कि जो फूड्स या जो फ्रूट्स आप पील के साथ ले सकते हैं वो आपने पील के साथ लेना है। जिसमें बड़ा कॉमन है कि लोग एप्पल का जो है पील रिमूव कर देते हैं, तो पील के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। आपने फ्रूट जो हैं पील के साथ लेने हैं और कभी भी फ्रूट जूसेस पे नहीं जाना, क्योंकि जब आप फ्रूट जूसेस पे जाते हैं तो उसका फाइबर निकल जाता है। अगर आपने फ्रूट जूसेस लेने भी हैं तो आप वीक में 1-2 दफ़ा ले लें, लेकिन ये है कि बाकी आप एज अ होल फ्रूट लें। और बाकी जो हम लेकिन अगर हम मिल्क शेक बना लें और उसके अंदर छिलका भी रखें और दूध भी हो और लेकिन उसका फाइबर रिमूव हो जाता है। मैं ये नहीं कहती आप ना लें, आप लें, वीक में 1-2 दफ़ा लें। और दूसरा ये होता है कि हम लोग जब डाइट करते हैं वाइट ब्रेड ले रहे होते हैं, तो वाइट ब्रेड के अंदर से तो फाइबर बिल्कुल निकला होता है, वो कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा कॉज होता है। तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड लें या फिर ब्राउन ब्रेड लें। और सेम गोज़ विद द फ्लोर कि हम लोग वाइट फ्लोर ले रहे होते हैं, मल्टीग्रेन फ्लोर नहीं ले रहे होते, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। आप ये सारी चीज़ें करें तो कॉन्स्टिपेशन भी का इशू भी एक तो हल होता है। और दूसरा जो है आपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना है। लोग पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो कहते हैं हम 2-3 ग्लास पानी पीते हैं, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हो? आपको चाहिए कि डेली कम से कम भी 8 से 10 ग्लास पानी पिए। बिल्कुल।
और वो ये भी डिपेंड करता है लाइबा कि आप किस टाइम पे पानी ले रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है, हम पूरा दिन प्यासे गुजार देते हैं और फिर रात को जाके हमें एहसास होने लग जाता है कि हमें प्यास लग रही है, तो हम उस टाइम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, फिर रात को हमें जो है वो वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए, और फिर लोग कहते हैं मैं तो पूरी रात सोई ही नहीं, मैंने कल से पानी। इसका एक मैंने ये हल निकाला है, मैं हल दिखा भी देती हूँ। उसका हल ये है मेरे पास, ये बॉटल है और ये बॉटल 1 लीटर की है, ठीक है। तो ये एक मेरा ये होता है कि जब मैं 2 बजे तक मुझे ये पानी ख़त्म करना है और उसके बाद मैं दूसरा बॉटल भर लेती हूँ उसी को, और फिर ये मेरी 6-7 बजे तक चल जाती है। तो फिर जैसे ही रात होती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी नोट की कि फिर रात को आपके जो नींद है ना वो ख़राब हो जाती है, आप बार बार वॉशरूम जाते हो। तो मैं खाने से पहले जितना मैंने पानी पी लिया उसके बाद फिर मेरा पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है। तो ये एक बॉटल ज़रूर खरीदें जब आपने डाइट स्टार्ट करनी। वेरी गुड। नहीं, मैं भी हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप वाटर बॉटल अपने पास रखें, क्योंकि जब हमें होता है ना कि हमें उठ के पानी पीना पड़ेगा, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पी लेंगे। तो वाटर बॉटल पास रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे, और ये कि हर मील से आधा घंटा पहले और आधा घंटा पानी उसके बाद पी लेंगे। 6 मील्स अगर टोटल हैं तो इस तरह तो आपका आराम से, और इसके अंदर आप मैनेज डाल के रख सकते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। गर्मियाँ हैं तो गोंद कतीरा डालें, आपके कैल्शियम को भी पूरा करें। और ये चिया सीड्स मैं रिकमेंड करूँगी प्री ब्रेकफास्ट में, नाश्ते से आधा घंटा पहले आप नीम गर्म पानी लें, या जिस तरह भी अगर आपने ठंडा पानी भी लेना है तो आप ले लें, और उसके अंदर 1 टीस्पून कभी चिया सीड्स डालें, कभी बेसिल सीड्स डालें। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा लाइबा, एक आखिरी सवाल, मेरे ख्याल से 1-2 सवालों की हमारे पास गुंजाइश होगी, फिर हमने ज़ैनब के पास भी जाना होगा। मुझे बताएं कि स्लीप साइकिल कितना मैटर करता है, बिकॉज बहुत सारे लोग जेन ज़ी स्पेशली वो उनकी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब्ड होती है, वो रात को देर तक जाते हैं, सुबह देर से उठते हैं। पिछले दिनों कोई मुझे कह रहा था मुझे समर्स इसलिए पसंद है बिकॉज समर्स में जो है वो सूरज रहता है बहुत सारा टाइम जो है वो आपके पास। तो मुझे मतलब मैं हैरान हो रही थी कि आप आधे ज़्यादा दिन तो आप सो के गुजारते हैं, आपका सूरज से क्या कंसर्न बनता है? सूरज का कंसर्न तो हमसे बनता है, सुबह सुबह सूरज निकलने के साथ उठते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं पूरा दिन, तो हमें ज़्यादा खुशी होनी चाहिए समर्स आने की। लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है। बट मुझे बताइए कि वो कितना मैटर करता है आपके PCOS से रिलेटेड, कितना ज़्यादा है आपकी स्लीप साइकिल? अच्छा, स्लीप साइकिल आपको बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट होता है। और दूसरा एक और चीज़ है कि जब हम रात को बहुत देर तक जागते हैं तो 2 हार्मोन्स होते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। एक आपका हंगर हार्मोन है और एक आपका स्टैटिटी हार्मोन है। एक की वजह से आपको भूख लगती है तो आपको पता चलता है, ये हार्मोन रिलीज होता है तभी आपको पता चलता है आपको भूख लग रही है। और दूसरा जो है, जब आप खा रहे होते हैं तो वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है कि बस ठीक है अब आपने और नहीं खाना। तो जब आप रात को बहुत लेट तक जाते हैं तो इन दोनों का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। तो जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो आपका हंगर हार्मोन ही रिलीज हुआ जाता है और आपका स्टैटिटी हार्मोन रिलीज नहीं होता। इसीलिए आपने देखा है कि बच्चों को रात को क्रेविंग कितनी ज़्यादा होती है, वो रात को खाते रहते हैं, होती भी फास्ट फूड की क्रेविंग है, शुगर की क्रेविंग है, उसकी वजह से मिडनाइट डील्स ऑर्डर करते हैं, उसी की वजह से ऑब्वियसली आपका वेट गेन होगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, फिर आपको फिर PCOS। बिल्कुल ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब की तरफ भी जाएंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो। लाइबा हमारे साथ मौजूद है। हमने कोशिश की है कि PCOS के टॉपिक को हम उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे बात करें, हर चीज़ को डिस्कस करें, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो स्लीपिंग पैटर्न्स हो, चाहे वो कॉजेज़ हों, सिम्टम्स हों। इसके अलावा हो सकता है कोई सवाल अभी हमारे दिमाग में ना आ रहा हो या स्लिप ऑफ माइंड हो गया हो, लेकिन लाइबा अभी हमने कोशिश तो की है कि सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया जाए। आए ज़ैनब की तरफ चलते हैं क्योंकि ज़ैनब जो है वो इंतज़ार कर रही है हमारा बना के कढ़ाई, कश्मीरी कढ़ाई। आज कश्मीरी चिकन है ना? हाँ जी जी ज़ैनब जी, आप लोग आए तो फिर हम इसका खोलेंगी आप दम इसका, ताकि हमारा थोड़ा सा दम सा निकल जाए, इसलिए आपने ये आपका खोला है। देखने वालों ताकि उनका दिल करे और वो फिर बनाए। देख के बनाने से मुझे याद आया कि मैं आज मंसूर को कह के आई थी कि चिकन मंगवा लेना मेरे आने से। अच्छा, आपने आज चिकन बनानी है घर पे?
ज़ैनब मैं महीने का एक ही दफ़ा मंगवा लेती हूँ और अच्छा, फिर अच्छा। उसकी छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख लेती हूँ और फिर वो यूज़ करती रहती हूँ। मैं बार बार नहीं बाज़ार जाती, मुझे अच्छा। बाज़ार जाना वैसे भी आप लोगों को पता है कि कुछ खास पसंद नहीं है, इसकी कोशिश मेरी यही होती है कि एक ही दफ़ा जो है। ठीक रहता है वैसे। हाँ चलिए, आपके हाथ ज़्यादा गर्म तो नहीं होंगे? नहीं 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 बिल्कुल ठीक है, ये आखिरी में ऊपर टॉप पे डाल। ठीक हो गया। हाँ जी ज़ैनब, अब इसकी उसकी तरफ आ जाते हैं मैं हम रेसिपी रेसिपी की बता तरफ। देती हूँ। ये मैंने किलो चिकन के साथ जो है वो बनाई है और इसमें जो दही जाएगा वो 1 कप इसमें जाएगा। प्याज इसमें 2 अदद है, जिसका आप चॉप भी कर सकते हैं बारीक और उसका वो ना पेस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं 2 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप और सौंफ पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर आधा चाय का चम्मच, इलायची पाउडर जो है इसमें 4 अदद जाएगी। इलायची पाउडर को आपने यूज़ करना है, साबुत नहीं यूज़ करना। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन अभी आपने रेसिपी नहीं बतानी, मतलब उसको कि इंग्रेडिएंट्स तो हमने बता दिए ना। पहले कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम रेसिपी की तरफ आएंगे ताकि आप डिटेल में बता सकें। ठीक है। अहमद है जी हमारे साथ कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? बहुत मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं। हाँ बहुत मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने कभी कोई रेसिपी ट्राई की है ज़ैनब के खानों की? मेरी वाइफ ने की है। ज़बरदस्त। क्या नाम है आपकी वाइफ का? जी क्या कह रही हैं? मैं पूछ रही हूँ क्या नाम है आपकी वाइफ का? हिरम। हिरा से पूछे कि ज़ैनब क्या जो है वो सबसे अच्छा बनाती हैं। सभी चीज़ें ट्राई करी हैं, बहुत मज़े की होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। शुक्रिया कुछ कहना चाहते हैं ज़ैनब से? तो ज़ैनब सुन रही हैं आपको। नहीं, बहुत अच्छी, सब चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ज़ैनब ये आपके लिए फ़ोन आया, बड़ी मज़े की अच्छी बात लग रही है मुझे कि आपको प्रेज़ करने के लिए कॉल आई है। अभी जब हम कॉल के दौरान थे तभी जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इससे जैसे जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ज़लज़ला जो है वो आया है और ज़लज़ले की शिद्दत का अभी हमें जो है वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर में अभी न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो तमाम तर लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी ज़ैनब, इसकी रेसिपी की तरफ। जी मैं रेसिपी बता देती हूँ। ऑयल के अंदर मैंने प्याज जो पेस्ट बनाया हुआ था वो ऐड किया था और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। उसके बाद जैसे ही प्याज ब्राउन होने लग गया, क्योंकि कलर उसका जो है ना वो चेंज हो जाता है, वो वाइटिश की जगह से वो फिर लाइट पेल सा कलर हो जाता है, तो उसकी ये निशानी होती है कि जो पेस्ट है प्याज का वो पक गया। उसके बाद चिकन डाल दी मैंने और बहुत अच्छे से उसको मैंने भूना। फिर उसके बाद सारे मैंने मसाले डाल दिए, जिसके बाद मैंने ये क्या किया था कि उसको मिक्स करने के बाद टमाटर ऐड किए थे, लेकिन मैंने इलायची पाउडर, अदरक का पाउडर और सौंफ का पाउडर ये मैंने नहीं डाला मसालों में। ये मैंने इलायची पाउडर, अदरक का पाउडर और सौंफ का पाउडर ये मैंने बचा लिया था, ये मैंने अभी नहीं डालना। जब मसाले बहुत अच्छे से पक जाएं और टमाटर डालने के बाद तेल अलग हो जाए, तब आप ये करें कि आप दही डालें और दही डाल के आपने लो फ्लेम पे रख देना है। फिर बहुत अच्छे से, एक तो लाल कश्मीरी जब आप मिर्च डालेंगे उसकी वजह से कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और फिर जब ऑयल अलग हो जाए तो फिर आप ये करें कि लास्ट में जब आप देखें कि चिकन भी गल गया है, सारी चीज़ें बन गई हैं, मसाला अच्छा सा बन गया है, तो फिर आपने वो जो मैंने पाउडर बताए हैं सौंफ का, इलायची का और अदरक का, वो आपने डालना है। आपने ये करना है आधा आधा चमचा ले लें, इतना अब इस हिसाब से डाल दें। फिर आप वो डालें तो आपकी जो हांडी की खुशबू है वो बिल्कुल अलग आएगी और बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा ज़ैनब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम घर में बेशक जितनी मर्जी अच्छी कढ़ाई बनाने की कोशिश करें, लेकिन उसकी रंगत वो नहीं आती जो रेस्टोरेंट वालों की होती है, उनकी ज़रा ज़्यादा लाल होती है। उसकी रीज़न क्या है? क्या फूड कलर डालते हैं वो बीच में, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम मिस कर जाते हैं? कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल होती है। दूसरा ये कि वो इसलिए डिफरेंट है, हम चिकन कढ़ाई घर में बनाते हैं तो हम उसके चिकन को डीप फ्राई नहीं करते, वो पहले चिकन को डीप फ्राई करते हैं, और क्योंकि वो उन्होंने जल्दी बनाना होता है तो वो पहले से बना के चिकन को फ्राई कर लेते हैं, और वो इतनी ऑयल क्वांटिटी में हम कभी भी फ्राई नहीं करेंगे। हमें उस वक्त ऑयल कम लग रहा होता है, जब वो फ्राई हो जाता है उसी ऑयल को फिर हम निकाल लेते हैं, उसमें से थोड़ा ऑयल होता है उसमें फिर सारे मसाले डालते हैं और टमाटर फिर वो उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी रीज़न हो सकती है ज़ैनब कि क्योंकि हम प्याज और टमाटर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, वो शायद सिर्फ टमाटर डालते हैं। सिर्फ टमाटर डालते हैं हम लोग, ये करते हैं कि
घर में जब कढ़ाई बनाते हैं तो हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसलिए कि ग्रेवी जो है वो ज़्यादा बनेगी, लेकिन कढ़ाई में ज़्यादा ग्रेवी का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप दही का इस्तेमाल कर लें, और वो भी आपने ज़्यादा नहीं डाल देना, फिर आपकी जो है ना वो आपको जो लाल लाल कढ़ाई चाहिए वो वैसी नहीं आएगी, वो फिर पेल की तरफ चली जाएगी। तो आपने कढ़ाई का दही का इस्तेमाल जो है वो कम करना है। टमाटर बहुत अच्छे इस्तेमाल करें, कच्चे इस्तेमाल ना करें। इसमें जो इस्तेमाल होते हैं टमाटर, जो कुछ टमाटर पीछे से येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, वो आप बिल्कुल नहीं, और कोशिश करें कि थोड़े से नरम टमाटर यूज़ करें ताकि आपकी कढ़ाई में आपको छिलका आसानी से उतार लें और मिक्स कर लें। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। आज तो आपके लिए बड़े दूर से फ़ोन आया कि आप बड़े अच्छे अच्छे जो है वो खाने बनाती हैं। तो मैं तो सोची थी शायद उन्होंने कोई डिमांड करनी हो कि नेक्स्ट अब ये बनाए, लेकिन अब क्या पता कल कॉल करें, कल कर सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट आपने मेरी डिमांड जो है वो पूरी करेंगे। ठीक है, कल के लिए भी एक बड़ी पुरानी डिमांड जो है वो आई है, तो वो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अभी हम बल्कि खा के बताएंगे भी, क्योंकि आपने कहा था कि सौंफ वगैरह डालने की वजह से थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होता है, तो हम उसके हवाले से भी बताएंगे। अच्छा लाइबा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि जो भी मसाले हैं वो खाने से भी शायद आपके अंदर बीमारियां आती हैं या हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। क्या मसालों का इससे कुछ है? क्योंकि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो सबसे पहले आपको कहते हैं जी उबली हुई चीज़ें या शैलो फ्राइड या एयर फ्राइड आपने जो है सब्जियां खानी है, तो वो तो बंदा कंटिन्यू नहीं कर सकता। अच्छा, ये होता है कि आप मसाले ऐड करें लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नमक ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाएगा, या बहुत ज़्यादा अगर स्पाइसेस ऐड करेंगे तो वो आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन नॉर्मल आप मसाले यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली उबली हुई सब्जियाँ हम 1-2 दिन खाएंगे, उसके बाद हमने हमेशा ऐसी चीज़ें रिकमेंड करनी होती है जो लॉन्ग टर्म आप लेके चल सकें। शॉर्ट टर्म लेके चलेंगे तो 1-2 दिन होगी, फिर वो आप उसको फॉलो भी नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सो मच लाइबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक था जिसके ऊपर आज हमने डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने भी अपना बहुत अच्छा इनपुट दिया, बहुत अच्छे आपने सवाल पूछे, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जहनों में होते हैं, और जो इंसान इस बीमारी के करीब से भी गुजरा होता है उसको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो बेहतर जो है वो सवाल इनपुट कर सकता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कॉल करने के लिए, हमें अपना रिस्पांस देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमेशा अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।